हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। यूजीसी नेट अगस्त 2024 के एग्जाम को हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे थे और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इंडियन इकोनॉमी के जो 20 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किए थे, इंडियन इकोनॉमी प्लस आपके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन और थे इंडियन इकोनॉमी के अलावा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 12 क्वेश्चन। हाँ जी, ये 12 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, 12 कॉन्सेप्ट, आप ये कर लीजिए 12 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब कि 3 गुना ज्यादा इसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आप सीखोगे। ठीक है, तो सेशन हम लोग डिटेल में करेंगे 12 क्वेश्चन और वन बाय वन उनको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, फिर चेक करेंगे कि इनसे हमें रिलेटेड क्वेश्चन कितने बनते हैं। ठीक है, चलिए। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। कुछ और चीजों बिजी होने की वजह से हम लोग ये वाली चीजें थोड़ा डिले हो रही हैं। इसमें हम लोग 12 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आने वाले सेशन में बाकी क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। चलिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं। हालांकि इसमें 15 क्वेश्चन टोटल थे, सिर्फ 12 क्वेश्चन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब दिसंबर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे आप, जरूर, जाहिर सी बात है, टाइम बहुत कम है। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो ऑनलाइन बैच है हमारा वो ऑलरेडी चल रहा है, अभी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। ठीक है, 1 महीने में आपकी तैयारी नहीं हो सकती। मान के चलो अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से ही है तो आप जनरल जो यूट्यूब की वीडियोस हैं उनको अच्छे से वॉच करिए, डेफिनेटली आपका फायदा होगा कुछ ना कुछ। फिर भी अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी के टाइम में 20% डिस्काउंट चल रहा होगा कोर्सेज पे, आप ज्वाइन अभी कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडिटी रहेगी 8 मंथ्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इजी से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये इजी क्वेश्चन आया था, अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन ऑर्डर टू देयर कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू द लास्ट। अब जाहिर सी बात है, ये वाला क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली ज्यादा चांसेस है सही होने के। आपने सिलेबस देखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कंज्यूमर बिहेवियर वाला सिलेबस है, 12th क्लास का सिलेबस लेके जा रहा हूँ आपको। बस आपने ये देखा होगा, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड वाला कॉन्सेप्ट, तो इसमें जो हमारा सीक्वेंस है वही पूछा हुआ है कि सीक्वेंस क्या है इनका फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक। देखो, सबसे पहले जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करते हैं तो पहले यूटिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब पढ़ते हैं। ठीक, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ गया यूटिलिटी एनालिसिस। फिर उसके बाद हम और आगे जाते हैं, दैट मीन्स बी इज नंबर 1। फिर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? उसके बाद हम स्टडी करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, आईसी एनालिसिस। तो इंडिफरेंस कर्व सेकंड नंबर पे हो गया। फिर हम और आगे जाते हैं, स्टडी करते हैं स्टेजेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बजट सेट एंड बजट लाइन। तो हमारे पास बजट लाइन आ गया थर्ड, तो दैट इज बजट ए। फिर हम उसके बाद और आगे स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व आ गया हमारे पास, और बजट, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व, उसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व के बाद हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया हमारे पास ई, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड, है ना। तो ये हो गया हमारे पास थ्योरी ऑफ डिमांड, दैट इज सी। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस बन जाता है बी डी ए, दैट इज ई, और सी, बी डी ए ई सी, हमारा जो सीक्वेंस बन जाता है करेक्ट बन जाता है। अब ये क्वेश्चन ये मान के चल लो, अगर इस टाइप के स्टेजेस आपको नहीं पता तो सिर्फ ये पता होगा कि सीक्वेंस क्या है इनका, है ना। तो लास्ट अगर नेक्स्ट टाइम कुछ भी क्वेश्चन बने यहाँ से तो आप लोग आंसर दे पाओगे। चलिए, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स था, ऐसा क्वेश्चन रेयर ही बनता है यूजीसी में, लेकिन हाँ इस बार पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस होते हैं करेक्ट होने की, है ना। नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक लर्नर की मेन थ्योरी है, जो हमें कहती है लर्नर मोनोपोली पावर। ठीक है, मोनोपोली पावर जब हम डिस्कस करते हैं मोनोपोली पावर, तो हम पी माइनस एमसी अपॉन टी करते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को कॉपी किया था किसने? कैल्की ने, कैल्की मोनोपोली पावर। ठीक है, जो लर्नर मोनोपोली पावर थी उसी को ही कॉन्सेप्ट को यूज किया, तो हमारे पास ये निकल गया फर्स्ट में थर्ड। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में कई इकोनॉमिस्ट हैं, आगे हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा उसका। तो नेक्स्ट वॉल्कर की ये थ्योरी है, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। बट हाँ, दैट इज ये हो गया फर्स्ट। इसके साथ और भी इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फुल कॉस्ट प्राइसिंग, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फुल कॉस्ट प्राइसिंग, हॉल एंड हिच का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है, फुल कॉस्ट प्राइसिंग, ये मैच द फॉलोइंग में ही क्वेश्चन बना है पहले भी।
आगे देखो, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, दैट इज कॉन्सेप्ट रिकार्डो। तो हमारे पास जो 3142 3142, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब यहां से ये तो बातें हमें ऑलरेडी सीख ली, अब सीखते हैं कुछ ऐसी बातें जो इनसे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये स्क्रीनशॉट काम आएंगे आपके, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, पीडीएफ आपको एक साथ 100 क्वेश्चंस की कंबाइंड मिलेगी बाद में, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नंबर 1 सीखने वाली चीज ये है कि मोनोपोली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कैल्की ने यूज किया डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, किसकी यूज की, लर्नर की थ्योरी को यूज किया इसने, दैट इज पी माइनस एम सी अपॉन पी। किसका कॉन्सेप्ट था ये, लर्नर का कॉन्सेप्ट था, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में इसमें वॉकर का नाम है। अब वॉकर कहते क्या है, ठीक है, ये कहते हैं इट इज जो प्रॉफिट है हमारा, दैट इज आइडिया दैट प्रॉफिट इज सिमिलर टू रेंट। प्रॉफिट एक रेंट के जैसा ही है, जो डिफरेंस बताता है दैट इज लीस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल लैंड का। हालांकि ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट भी हम पढ़ते हैं, उनका मानना भी ये है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट उनका भी कहना यही था, लीस्ट फर्टाइल और मोस्ट फर्टाइल रेंट का जो डिफरेंस रहता है वो हमारा रेंट है, ठीक है। अब ये उसको कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया प्रॉफिट, बाकी बातें तो सेम ही है, ठीक। नेक्स्ट, in this way profit is the difference between earning of the least and most efficient entrepreneurs। वो जो प्रॉफिट है, एक जो हमें सबसे कम इनकम दे रही है, एक सबसे ज्यादा इनकम दे रही है, इसके बीच का डिफरेंस जो है, कह रहे ये है प्रॉफिट, ठीक। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट से। चलिए नेक्स्ट, हॉल एंड हिच का जो कॉन्सेप्ट था। अब हॉल एंड हिच, ठीक, ये भी मेन थ्योरी इनकी यही है, दैट इज प्राइस जो होता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, तीनों को मिला के हमारे पास प्राइस बनता है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दैट वन इज इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेंट की थ्योरी देख लीजिएगा, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट आपने देखा होगा, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट इज एन एम्पलीफाइड, किससे लिया गया, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है किसका, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का, ठीक। इट वाज फर्स्ट ऑल डिस्कस्ड, जेएस मिल ने डिस्कस किया, फिर उसके बाद डेवलप किया अदर थ्योरीज ने, जीवॉन्स ने किया, परेटो, मार्शल, रॉबिन्सन, ये सब इकोनॉमिस्ट ने इसको डेवलप किया। एक होती है ओरिजिनली गिवन बाय, थ्योरी ओरिजिनली किसने दी, और एक होता है कि इस थ्योरी को बाद में डेवलप किसने किया, मतलब उसको आगे किसने बढ़ाया। तो ये इतने सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, ठीक। नेक्स्ट, फर्स्ट डिस्कस किया था मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जीएस मिल, फिर बाकी और इकोनॉमिस्ट भी आए। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमिक्स, रेंट इज अ सरप्लस विच इज नॉट पेक्यूलियर टू लैंड अलोन। कहते हैं सिर्फ रेंट वो नहीं है कि सिर्फ जो लैंड से आता है, बल्कि रिकार्डो का कॉन्सेप्ट था रेंट हमें सिर्फ लैंड से मिलता है, बट ये कहते हैं इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम लेबर, लेबर से भी आ सकता है रेंट, कैपिटल से भी, और एंटरप्रेन्योर से भी इनकम अर्न हो सकती है। फिर ये वही बात करते हैं जो रिकार्डो कहता है, कहते हैं देखिए, मॉडर्न वर्जन ऑफ रेंट इज सरप्लस विच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में बन चुका है। मॉडर्न थ्योरी के रेंट के हिसाब से रेंट के एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच का एक गैप है, ठीक। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बन चुका है, पीजीटी लेवल पे भी बनेगा ये क्वेश्चन। चलिए एक कॉन्सेप्ट और है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझने वाला कॉन्सेप्ट है, इधर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। एक एक करके समझते हैं कि ये जो कर्व है, कॉस्ट कर्व्स है, इनका मतलब क्या है। नंबर 1 कह रहा है कि एमसी शेड्यूल, मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल इज अटेन फ्रॉम सब्सट्रैक्टिंग सक्सेसिव वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट। जब हम लोग टोटल कॉस्ट को एक एक सक्सेसिव वैल्यू कम करेंगे, चलिए एक टेबल समझते हैं, फिर ये चीजें हमें ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है, ये सिंपल कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट हम टोटल कॉस्ट से ले सकते हैं सिर्फ। देखो जो इनका बीच का गैप है, ये हमें बताता है मार्जिनल डिफरेंस, ठीक है, 8 का डिफरेंस, फिर उसके बाद 3.99 का डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है हमें ये बताता है कि ये मार्जिनल की एडिशन कितना हुआ, ठीक। अब उसके बाद हम टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट, और उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ भी डिफरेंस सेम आएगा, देखो 12, उसके बाद 8, उसके बाद 3.99, ठीक है ना, प्रॉपर गैप। तो चाहे आप टीसी से निकालो, चाहे आप टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकालो, आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है सेम बनेगा। पहली चीज कम आ गई। तो ये कह रहा है कि टीसी ओनली, सिर्फ टोटल कॉस्ट से ही निकलता है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया गलत, है ना।
अब ए जिसमें भी है उसको आप हटा देना है, और दैट इज ये तीनों में ए है, ये तो हट गया, बस बचा के एक ही बचा हमारे पास। अगर आपने पहले ही ऑप्शन को पकड़ लिया तो आंसर आपका ज्यादातर चांसेस सही होने के बिल्कुल है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है एमसी शेड्यूल इज, देखो जो ये टेबल है इसको शेड्यूल बोलते हैं हम, और जो इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन उसको कर्व बोलेंगे। तो दैट इज एमसी शेड्यूल इज अटेन बाय सब्सट्रैक्टिंग सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ इधर टीसी और टीवीसी। इन सक्सेसिव वैल्यूज को जब हम रिड्यूस करेंगे टीसी और टीवीसी में से तो एमसी निकलेगा। करेक्ट है, चाहे आप टीसी में से निकाल दो चाहे आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से निकाल लो, ठीक है, जो गैप है बीच का वो बराबर ही आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एमसी शेड्यूल इज अटेन बाय सब्सट्रैक्टिंग सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ इधर टीवीसी और टीएफसी। अभी कह रहे हैं जो मार्जिनल कॉस्ट है वो टीवीसी से निकाल लो या टीएफसी से निकाल लो, दोनों से निकाल सकते हो, बल्कि टोटल फिक्स कॉस्ट में जितना भी गैप रहेगा वो बराबर रहेगा, उसमें से एमसी आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकाल लोगे, टीएफसी से नहीं निकाल पाओगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, डी ऑप्शन क्या कह रहा है। अब डी यहाँ पे कह रहा है द एरिया अंडर द एमसी कर्व इज इक्वल टू टीसी। कहने की बात ये है, समझने वाली बात ये है, द एरिया अंडर एमसी दैट वन इज मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर का जो एरिया है इट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कह रहा है। अब जितना भी एमसी हम लोग डिराइव आउट करते हैं, ये एमसी जो भी हमने लिया है या तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से लिया है या टोटल कॉस्ट में से लिया है, ठीक है, दोनों में से। तो अगर यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट है, दोनों ही कॉन्सेप्ट सही है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आप यूज करोगे, किसी में आपको टीसी मिलेगा, किसी में आपको ये टीवीसी मिलेगा, ठीक है। यूजीसी ने भी टीसी को सही माना हुआ है। एक्चुअल आप जब बुक यूज करोगे तो उसमें आपको टीवीसी मिलेगा, या फिर कहीं जगह टीसी मिलेगा, कहीं जगह टीवीसी मिलेगा, दोनों अपने आप में ही, ठीक है, अपनी जगह सही है। तो द एरिया अंडर द एमसी कर्व इज इक्वल टू टीसी, तो ये स्टेटमेंट सही माना है यूजीसी ने भी। टीवीसी होता तब भी सही था। तो हमारे पास नेक्स्ट है ई, एवीसी इज इक्वल टू, एवीसी इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि एसी माइनस एएफसी, ठीक है, एएफसी। इसको वेरीफाई करते हैं शेड्यूल में से। तो एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट करोगे तो क्या एवीसी निकलता है। देखिए 52 माइनस 40 इज इक्वल टू 12, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, बिल्कुल बनता है। ठीक, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास, ये वाला भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, नेक्स्ट हो गया हमारे पास डी और ई। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया बिल्कुल करेक्ट। ठीक, अब जितने भी कॉस्ट कंडीशन है, ये पहली बार नहीं क्वेश्चन आ रहा, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं डायग्रामेटिक। ठीक है, तो जितने भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिएगा अपनी। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अपने नोट्स में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और चलते हैं, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये प्रोडक्शन फंक्शन है कॉप डगलस का। नेक्स्ट वेयर ए एफिशिएंट पैरामीटर जिसको हम मानते हैं, अल्फा एंड बीटा आर ऑल पॉजिटिव्स, ये सब पॉजिटिव है। द पैरामीटर अल्फा एंड बीटा मींस, अब आपने ये कॉन्सेप्ट यहां से ज्यादा नहीं पूछा। अब ये पैरामीटर जो आपके हैं कोएफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा अगर इक्वल टू 1 है तो ये हमें देते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, आपको पता ही है अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मोर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट अगर ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है लेस देन 1 तो ये हमें देते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब क्वेश्चन कई बार यहां से भी बन जाता है। अब इसमें पूछ रहा है सिर्फ पैरामीटर अल्फा एंड बीटा क्या शो कर रहे हैं। अब देखो जो अल्फा है और ये बीटा है, ये शो करता है कि आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ इनपुट्स, ये आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर बता रहा है अल्फा, और बीटा बता रहा है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यहां से इजी क्वेश्चन पूछ लिया। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इफ लेबर और अल्फा की वैल्यू 0.7 और प्लस कैपिटल, और यहाँ बीटा की वैल्यू दे देता है 0.2, देन पूछ लेता है कि क्या रिटर्न्स टू स्केल कौन से हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिमिनिशिंग रिटर्न है, या फिर हमारे पास डिक्रीजिंग रिटर्न है, या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न है, या फिर कांस्टेंट रिटर्न है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये कितना आ रहा है 0.9, तो ये 1 से 1 से कम है, तो लेस देन 1 है तो हमारे पास डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ठीक, अगर कई बार हमें ये वैल्यू दी हो दैट इज 0.8 और ये 0.5, ठीक, तो ये हो गया 0.13, तो ये हमारा क्या दैट इज
1 से ऊपर चला गया 1.3 गैलो, तो ये हमारे पास हो गया क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक, तो हमारे पास अगर 1 से ज्यादा वैल्यू है तो इंक्रीजिंग, 1 से कम है तो डिक्रीजिंग, अगर 1 के बराबर है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन वहां काम आएगा आपके, जब हम लोग करते हैं ना कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, वहां बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो ये वही एक्सप्लेनेशन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो अल्फा एंड बीटा बता रहे हैं आपको, वो बता रहे हैं आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। चलिए, एक और कॉन्सेप्ट, अब ये भी कॉन्सेप्ट क्या था, मैच द फॉलोइंग था, या फिर कौन कौन से इसमें से स्टेटमेंट सही है, ये वाला क्वेश्चन था बेसिकली। अब इसमें क्या कह रहा है, नंबर 1 मोदी गिलानी मिलर थ्योरम। ठीक, एक एक करके थ्योरीज को जो है हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या है इनका मतलब। मिलर और मोदी गिलानी की जो थ्योरम है, ये बात करती है कंपनीज वैल्यू। ठीक है, ये कहती है कि कंपनीज वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, कैपिटल स्ट्रक्चर से कंपनी की वैल्यू इफेक्ट नहीं होती, ऐसा मानना है इसका। बल्कि हमारे ऑप्शन में कह रहा है कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड रियल रिटर्न टू फैक्टर, जो गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉर्फमैन स्टेनर थ्योरम क्या कह रही है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये वाली थ्योरी बिल्कुल वही बात है, ये थ्योरी सही बात कह रही है, एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की ही बात कर रही है। फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट द एडवर्टीजमेंट टू सेल रेशो, एडवर्टीजमेंट और जो सेल का रेशियो है टू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजिंग रिलेटिव टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। मतलब कहने का कहीं बात वही आ गई कि एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट या फिर एडवर्टीजमेंट टू सेल रेशियो। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ए वाला भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। अब ये थ्योरीज कुछ कुछ ना थ्योरीज, ये यहाँ से कुछ नई थ्योरीज अब मान के चलो पूछी है, ऐसी थ्योरी पहले वैसे नहीं पूछी थी। एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है खैर। सोशल चॉइस, ठीक है, सोशल वेलफेयर के ऊपर ही ये थ्योरी है, तो इसमें तो सोचने की बात नहीं है। द डिफिकल्टी इन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, तो ये करेक्ट है, एरो इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है डी, स्टॉपलर सेमुल्सन थ्योरम, कैपिटल स्ट्रक्चर है। अगर आपको याद हो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में स्टॉपलर सेमुल्सन ने बात की है एचओ थ्योरी के ऊपर, ठीक है, मतलब फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन के ऊपर। चलिए, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर की बात नहीं की, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, फिशर सेपरेशन थ्योरम, फिशर सेपरेशन थ्योरम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिवेशन से ही जुड़ा हुआ है, ये भी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं कि क्या रिलेटेड है, सो दैट इज बी हमारे पास सही है, सी हमारे पास सही है, ई हमारे पास सही है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब चलते हैं फोर्थ थ्योरी, जो हमारी फोर्थ थ्योरी है स्टॉपलर समुल्सन थ्योरम, क्या सजेस्ट करता है, ये बिल्कुल शॉर्ट में है, दैट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड विल लीड टू इंक्रीज इन द रियल रिटर्न्स। अगर प्राइस बढ़ेंगे किसी गुड्स के तो रियल रिटर्न्स भी उसमें से बढ़ेंगे, बल्कि जो ज्यादातर यूज जो फैक्टर हो रहा है उसके प्राइस उसके रिटर्न्स बढ़ेंगे, जो अदर फैक्टर है उसके रिटर्न्स नहीं बढ़ेंगे। मतलब लेबर और कैपिटल है, अगर लेबर को ज्यादा ही यूज कर रहे हो तो उसमें से रिटर्न मिलेंगे, और जो बाकी दूसरा है उसके उसमें रिटर्न हमें अच्छे नहीं मिलेंगे, ऐसा इस थ्योरी का कहना है। नेक्स्ट हमारे पास फिशर सेपरेशन थ्योरी, ये फर्स्ट टाइम पूछा है यूजीसी ने, इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट पहले नहीं पूछा था। ठीक, तो ये भी वही बात कर रहे हैं। इन दिस थ्योरी गिवन एफिशिएंट कैपिटल मार्केट्स ऑफ फर्म्स चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेपरेट, फर्म्स का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन और ऑनर का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, एंड देयरफॉर द फर्म शुड ओनली बी मोटिवेटेड टू प्रॉफिट मैक्सिमम, फर्म्स का मेन एम है प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन। इन्वेस्टर मतलब जो आपका फर्म्स चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर ऑनर्स इन्वेस्टमेंट वो सेपरेट रहेगा। ठीक है, ऑनर्स, और मेन गोल यही है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो बाकी सब थ्योरीज को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, तो हमारे पास ये होगी 5 थ्योरीज, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में सीखने वाली चीजें बहुत हैं। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन पूछ रहा है,
व्हेन द प्राइस कंजप्शन कर्व फॉर अ गुड इज अ पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस द डिमांड फंक्शन ऑफ गुड यूनिटरी इलास्टिक। अब यहाँ से पीसीसी का एक बार कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, यहाँ से जो भी मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे आगे वो आप सॉल्व इजिली कर लोगे। ठीक है, दो तरीके हैं इसको करने के, या तो हम लोग एक बार कुछ बार बार रोट लर्निंग कर ले, रट्टा मार के सीख ले कि जब पीसीसी अपवर्ड होगा तो हमारा इलास्टिसिटी क्या होगा, पीसीसी हॉरिजॉन्टल होगा हमारा इलास्टिसिटी क्या होगा। या फिर दूसरा, उसको कॉन्सेप्ट वाइज एक बार सीख लीजिए। तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो जो भी इसमें से क्वेश्चन आपका बनेगा इजीली आप उसके आंसर दे पाओगे। यहाँ हम लोग सीख रहे हैं प्राइस कंजप्शन कर्व से डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये सीखना है कि प्राइस कंजप्शन कर्व होता क्या है। ठीक है, प्राइस कंजप्शन कर्व हमें ये बताता है कि जैसे ही प्राइस में चेंज होता है, उस प्राइस में चेंज होने के कारण कंज्यूमर का जो डिमांड है, ठीक है, उसमें चेंज आता है। कंज्यूमर का जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें चेंज आता है। ठीक, अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हम पीसीसी कैसे डिफाइन करें। ये वाई गुड्स का कंजप्शन है और ये एक्स गुड्स का कंजप्शन है। अब यहाँ पे ये इनिशियल लेवल पे वो वाई गुड्स खरीद रहा है और वो एक्स गुड खरीद रहा है, दोनों का। ठीक, नो इशू, कोई इशू नहीं है। अब इस पॉइंट पे हम लोग एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं जहां पे इंडिफरेंस कर्व उसको इंटरसेक्ट करता है, आईसी 1 कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया वाई का कंजप्शन, ये हो गया एक्स का कंजप्शन इस पॉइंट पे। नेक्स्ट, अब बात यह है कि जो प्राइस ऑफ एक्स गुड्स है, एक्स गुड्स का प्राइस रिड्यूस हो जाता है और वाई का कांस्टेंट रहता है। तो जब भी जिस गुड्स का प्राइस कम होगा उसको कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा, है ना, उसको कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा तो ये हमारा इसका डिमांड बढ़ गया। ठीक है, तो इसका डिमांड बढ़ गया और ये शिफ्ट कर गई आगे की तरफ। अब हम ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं एक्स क्वांटिटी की। अब इस पॉइंट पे देखो एक इंडिफरेंस कर्व और प्लॉट करना है कि जो नया इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई से E1 पे लगा लो। ठीक, इंडिफरेंस कर्व 2। ठीक है, ये हमारे पास। अब जब हम मेजर करेंगे पीसीसी तो दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट और दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे तो हमारे पास जो ये निकलेगा ना प्राइस कंजप्शन कर्व, ये हॉरिजॉन्टल निकलेगा। ये अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, चलिए आगे वो भी बात कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे हमें इलास्टिसिटी निकालनी है, तो पहले निकालो ये। ठीक है, इस साइड हमारा क्वांटिटी डिमांड है और इस साइड हमारा प्राइस है। ठीक, तो फर्स्ट पोर्शन पे हमें प्राइस हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं P0, ये प्राइस हो गया। ठीक, और ये हो गया हमारा डिमांड, डिमांड मान के चलिए X0 डिमांड है। अब दूसरा पॉइंट है ये वाला E1 जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां से एक हमने पॉइंट ले लिया, दैट इज X1 डिमांड हो रहा है। अब सपोज करो कि प्राइस आपका कम हो गया, OP1 हो गया। ठीक, OP1 हो गया तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ये कितनी कर रहा है X1। तो इन दोनों पॉइंट को हम मैच जब करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा डिमांड। ठीक है, डिमांड कर्व। तो ये वाला यहाँ देखना, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी जब भी बराबर होता है तो हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक निकलती है ना। तो जब भी हमारे पास क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी प्राइस बराबर होगा तो हमारे पास क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है। तो ये यूनिटरी इलास्टिक है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अब दूसरे तरीके से इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से वेरीफाई कैसे करते हैं, अगर क्वेश्चन आपको आ जाता इफ पीसीसी इज डाउनवर्ड, ठीक है, यहां इसको एक प्लॉट कर लेते हैं, इफ पीसीसी इज डाउनवर्ड तो क्या होता। ठीक, चलिए, इफ पीसीसी इज डाउनवर्ड, अगर ये पीसीसी है, थोड़ा जल्दी बना लेते हैं इसको। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट इधर है कहीं पे। अगर ये 1 और 2 ये पॉइंट इंटरसेक्ट करता तो पीसीसी डाउनवर्ड हो जाता। आई होप कि समझ आ रही होगी बात। तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी। ठीक, तो जब ये डाउनवर्ड है, अब यहां आप प्लॉट करना, इससे ड्राइव आउट करना डिमांड इंडिविजुअल की। ये यहाँ पे प्राइस आ गया P0 और यहाँ पे आ गया नए पे दैट इज क्वांटिटी, या फिर Q2 Q1। अब यहाँ पे प्राइस P1, प्राइस रिड्यूस हुआ, क्वांटिटी बढ़ी। अब देखना यहाँ पे चेंज इन प्राइस कम है और चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक, तो जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो ये मोर इलास्टिक डिमांड कर्व आ जाता है। तो जब भी पीसीसी हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक, तो उसमें, या फिर जब डाउनवर्ड रहेगा तो मोर इलास्टिक रहेगी। अब क्वेश्चन तीसरा से ये बन जाएगा कि जैसे हमारे पास पीसीसी अपवर्ड रहेगा, सपोज करो पीसीसी अपवर्ड है, दैट इज ये पैरामीटर कर्व है और ये अपवर्ड है। ठीक, अब इस केस में आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी।
तो इस केस में भी देख लो कि इलास्टिसिटी क्या होगी। ठीक, ये हो गया, ये सपोज करो P है और ये हो गया आपका P1। तो यहाँ पे आप देखोगे चेंज इन P और चेंज इन Q, चेंज इन Q कम, चेंज इन P ज्यादा। अब या तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर लो, या फिर आप जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ना तो डिमांड कर हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 निकलेगी। ठीक, तो तीनों कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। चलिए थोड़ा रिवर्स करके इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तीनों कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए, अगर अपवर्ड रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा और या फिर डाउनवर्ड रहेगा तो इलास्टिसिटी क्या रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है गिवन द लॉग डी अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस गामा द लॉग पी इलास्टिसिटी ऑफ लॉग डी विद रिस्पेक्ट टू लॉग पी एंड वाई। अब ये वाला कॉन्सेप्ट लॉग वाला कहीं हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना लॉग वाले थ्योरी पढ़ते नहीं है, थ्योरीज। अब ये कॉन्सेप्ट लॉग वाला मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हम लोग डिटेल में करेंगे। यहाँ इसका जो सोल्यूशन है ना लास्ट में, ये देख लो कि ये कह रहा है लास्ट में log d विद रिस्पेक्ट टू log p इज दैट इज गामा। बट जब इसको सॉल्व आउट करते हैं हम तो गामा के साथ साथ ये log p अपॉन log d ये भी रह जाता है। हालांकि इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में नहीं करते, जाहिर सी बात है कि इसका सोल्यूशन मुझे भी एग्जैक्ट नहीं मिला, फिर भी हम इसको न्यूमेरिकल जो मैथमेटिकल क्लास में है उसमें डिटेल में करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन सी देखो, चलिए सी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी इन सिंपल केंजियन सिस्टम। केंज की जो स्टेबिलिटी कंडीशन है, अब केंज की शॉर्ट रन जो आपका शॉर्ट रन एडप्शन फंक्शन है वहीं से आंसर मिल जाएगा। अब केंज क्या कहता है, एमपीसी शुड बी मोर देन 0 एंड ग्रेटर देन, शुड बी मोर देन 0 एंड लेस देन 1 होनी चाहिए। मतलब 0 हमारी एमपीसी है ना जो 0 से 1 तक वेरी करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और केंज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू कहां से लेके कहां तक वैल्यू लाई करनी चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आपको आता है मुझे लगता है। चलिए मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से लेके इनफिनाइट तक वेरी करती है। ठीक, केंजियन का ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कह रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करते हैं ये वाली कर्व, ये होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं होती। टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास इट इज रिमेन फिक्स, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है एएफसी। तो ये भी स्टेटमेंट हो गया गलत, ये स्टेटमेंट सही। अब ये स्टेटमेंट भी हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को डिटेल में करेंगे वैसे, ये भी होगा गलत और ये हो गया सही। ठीक है, ए एंड सी। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कई बार पूछ लेता है, वैसे इंटरव्यू भी है अगर आपका तो पूछ लेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फिर है क्या। ठीक है, फिर भी आपको पता है ये चीज, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो होती है जहां पे आप लोग कुछ भी किसी भी एक्सिस पे या फिर किसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू मेजर कर लो, ये जो आपकी वैल्यू है वो इज इक्वल टू 1 ही निकलेगी। ठीक है, चाहे आप ये वाला मेजर कर लो चाहे आप ये वाला एरिया मेजर कर लो, टोटल एरिया आपका इक्वल टू 1 ही निकलेगा, मतलब इक्वल ही निकलेगा। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो हमने यहाँ पे किया था पीसीसीज स्टेट, ठीक है, ये आपका वही डेरिवेशन है, बट वो वाला आप ज्यादा वेटेज देना उसको। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे फिर से सीखते हैं 1 by 1 कि कौन से करेक्ट होने चाहिए ऑप्शंस। नंबर 1 कह रहा है इफ अ मार्केट जनरेट्स अ साइड इफेक्ट और एक्सटर्नैलिटी देन द मार्केट सॉल्यूशंस आर इनएफिशिएंट। बिल्कुल अच्छे से समझना कि अगर कह रहा है कि एक्सटर्नैलिटीज है, सॉरी हाँ जी, जितनी भी एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, एक्सटर्नैलिटी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इट विल लीड टू क्रिएट इनएफिशिएंसी इन मार्केट, मार्केट फेल हो जाता है वहां पे। तो ये वाला स्टेटमेंट कह रहा है इफ अ फर्म जनरेट साइड इफेक्ट और एक्सटर्नैलिटी देन मार्केट सॉल्यूशंस आर इनएफिशिएंट। बिल्कुल सही है कि इनएफिशिएंट ही होंगे। नेक्स्ट आगे देखिए, इफ अ मार्केट इज एफिशिएंट, अगर मार्केट एफिशिएंट है द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट मैक्सिमाइज बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस। सोशल वेलफेयर ऑप्टिमम देखा होगा आपने, देखो सोशल वेलफेयर ऑप्टिमम वही होता है जहां पे सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड सम ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये वाला वेलफेयर दोनों का ही हो रहा है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये भी सही है। नेक्स्ट, कंज्यूमर सरप्लस इज बायर्स विलिंग टू पे माइनस सेलर्स कॉस्ट। क्या सही है? तो अब इसमें ये डिफरेंस है विलिंग टू पे कि वो कितना पे करना चाहता है एंड व्हाट ही एक्चुअली पे। ठीक है, एक्चुअल पे कितना कर रहा है ये डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट, स्मिथ्स इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट, स्मिथ का जो इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है? एक इनविजिबल हैंड ये कह लो कि एक उन्होंने मेटाफर के तौर पे ये यूज किया था
दैट इज कॉम्पिटिटिव मार्केट आउटकम जनरेट इक्विटी अमंग द मेंबर इन द सोसाइटी। अब ये इक्विटी जनरेट, ये इसकी बात नहीं करता। एडम स्मिथ सीधी बात करता है कि इनविजिबल हैंड वो है वेयर ऑल आर फ्री, प्रोड्यूसर्स फ्री है व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर फ्री है व्हाट टू कंज्यूम। ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट या किसी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये भी हो गया गलत। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम इज पैरेटो एफिशिएंट। जितने भी कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेंगे पैरेटो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन वही अप्लाई होगी। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है कि पैरेटो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन अप्लाइज इन विच मार्केट, सो ओनली परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर एनालिसिस नहीं किए हैं 2013 से लेके अब तक, एनालिसिस कर लीजिएगा डीप में। चलिए, तो हमारे पास ए बी एंड ई, ए बी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, हिंदी एंड इंग्लिश। मैं थोड़ा सा साइड हो लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, वही बातें थी जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, हाँ जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी वेज थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हुम। अगर ये अगेन ये डेवलप आया है, डेवलप बाय हुम, अगर दैट इज इंट्रोड्यूस आता तब आंसर कुछ और ही होता। तो डेवलप किए है येलेन एंड स्टिग्ल्स ने। अब देखते हैं कि इसके साथ साथ और कौन कौन से इकोनॉमिस्ट आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले येलेन स्टिग्ल्स का तो नाम आ ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, एकेरलॉफ एंड येलेन 1986 और स्टिग्ल्स 1987। डेट याद रख लीजिएगा, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। नेक्स्ट, अब ये इट प्रोवाइड्स अ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन व्हाई वेजेस आर अनलाइकली टू फॉल्स। ये हमें ये बताता है कि वेजेस कम होते क्यों हैं, व्हाई वेजेस फॉल्स एंड हाउ इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अपीयर्स। जैसे ही वेजेस कम करोगे तो इनवॉलंटरी लोग, ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोग काम करना चाहते हैं, काम मिल नहीं रहा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी ओरिजिनली प्रोपाउंड की या फिर दी लेविनस्टाइन ने 1957 में। ठीक है, अब ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ना बन जाए कि ओरिजिनली किसने दी। नेक्स्ट, एफिशिएंसी वेज, अगेन ये एफिशिएंसी वेज है, ये कॉन्सेप्ट मार्शल ने भी कॉन्सेप्ट थोड़ा इसको दोहराया। पहले एफिशिएंसी वेज क्या कह रहा है, दैट इज एफिशिएंसी अर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल ने भी ये कॉन्सेप्ट दे दिया, अल्फ्रेड मार्शल डिटरमाइन वेज पर एफिशिएंसी यूनिट। चलिए, फिर भी ज्यादातर जो नाम आता है इसमें ओरिजिनेटेड आता है आपका लेविनस्टाइन, डेवलप किया इन इकोनॉमिस्ट ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मैच द फॉलोइंग। आई होप कि जिसने भी अटेम्प्ट किया था वो बिल्कुल सही ऑप्शन सही रहा होगा। टॉप बेनिफिशियरी फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, लंदन एक्सचेंज या फिर आप यूके कह लो। ठीक है, लंदन एक्सचेंज या फिर आप लंदन, या फिर आप ये कह लो जो लंदन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहां से। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज पैरेटो एफिशिएंट। पैरेटो एफिशिएंसी की जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो ये भी करेक्ट है। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का हो गया 4। नेक्स्ट, वॉलरस का है जनरल इक्विलिब्रियम, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी आपको। ठीक है, गेम थ्योरी जॉन न्यूमन एंड मॉर्गस्टेन ने दी। अब इसके टाइमिंग भी देख लीजिए 1944। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। तो यहाँ से ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिलेगा 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1। चलिए, यहाँ आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। ठीक, सबसे पहले कितना ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन होता है, 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। ठीक, यूके मतलब आपका लंदन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। नेक्स्ट, दूसरा कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट जो है हमारी वही है पैरेटो की, पैरेटो ऑप्टिमिलिटी। अब ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नेक्स्ट एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में बन सकता है कभी भी। क्या कह रहा है, कंडीशंस क्या है पैरेटो ऑप्टिमिलिटी की। एक तो परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। नेक्स्ट है नो एक्सटर्नैलिटीज, मार्केट फेल नहीं होना चाहिए। मार्केट फेल तभी होता है जब एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैव एक्सेस टू ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अब ये कह रहा है कि जितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट है सबके पास परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की एजम्पशन यहाँ फुलफिल होती है। फर्म्स एंड कंज्यूमर्स आर प्राइस टेकर्स। हाँ जी, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस टेकर, बस ये वही है। फर्म्स आर फ्री टू एंट्री एंड एग्जिट इंडस्ट्री, कभी भी एग्जिट और कभी भी एंट्री कर सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में ही
रेट्रो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक, चलिए वॉलरस्टीन का आ गया जनरल इक्विलिब्रियम, जहां आपका सप्लाई और डिमांड एक साथ इंटरेक्ट होता है साइमल्टेनियस। और वॉन न्यूमैन एंड मर्स्टन की जो स्टोरी है आपकी 1944 थ्योरी ऑफ गेम्स। चलिए एक और कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, ये भी मैक्सिमम आंसर इसमें भी सही गया होगा। ये कह रहे हैं लेबर कैपिटल रेशो, लेबर टू कैपिटल रेशो, इसमें से हमें क्या शो कर रहा है, लेबर कैपिटल। सेकंड में कह रहा है लेबर इंटेंसिटी, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर सेविंग टेक्निक्स। जो भी इजी है पहले आप उसको मैच करिएगा। ठीक है, तो लेबर टू कैपिटल रेशो कह रहा है, इस पे राइट आंसर पे ही चलते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल यूज्ड, मतलब कैपिटल के साथ साथ हमने कितनी यूनिट लेबर यूज की। तो ये तो इजी है, आपको डायरेक्ट मिल गया होगा। ठीक है, लेबर और कैपिटल का ही रिलेशन है डायरेक्ट। तो ये हो गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। लेबर इंटेंसिव कमोडिटी वो है जहां पे मोर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल है। तो उस केस में देखो, यहाँ पे हम लोग इसके भी हम लोग राइट आंसर की तरफ चले जाते हैं। फर्स्ट का हो गया 3, फर्स्ट का हो गया 3, तो हमारे पास एक ही हमारे पास ये राइट आंसर बच रहा है। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। अब लेबर इंटेंसिव कमोडिटी में ये जो रहेगा आपका विच लोअर कैपिटल लेबर रेशो है, कैसे एक बार समझते हैं। कैपिटल टू लेबर रेशो अगर हम बात करें, कैपिटल टू लेबर, ये लो रहने का मतलब ये है जब भी हम लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे तो लेबर का यूज ज्यादा करेंगे। सपोज वी आर यूजिंग 20 लेबर एंड 10 कैपिटल, तो लेबर इंटेंसिव हुआ। तो इसमें हमेशा वैल्यू आएगी आपकी, हमेशा वैल्यू 1 से कम आएगी। ठीक है, 0.5 आई तो 1 से कम ही आएगी, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, लोअर कैपिटल लेबर रेशो, क्योंकि आप लोग कैपिटल लेबर ज्यादा यूज कर रहे हो और कैपिटल का कम, तभी तो लेबर इंटेंसिव हुआ। नेक्स्ट, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ये क्लासिकल की मेन थ्योरी है। मार्क्स का भी नाम आता है इसमें, रिकार्डो का भी नाम आता है। ठीक, इनका क्या कहना है कि जितना भी आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उसकी जो वैल्यू क्रिएट है या वैल्यू है वो कौन दे रहा है, लेबर उसकी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। अगर लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। लेबर सेविंग टेक्निक प्रोग्रेस, लेबर सेविंग टेक्निक प्रोग्रेस वो है जहां पे हम लोग लेबर को सेव कर रहे हैं, ठीक, और टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो दैट इज, पहले लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू देखो, प्राइस ऑफ फाउंडेड डिटरमाइंड बाय एक्सक्लूसिवली फ्रॉम लेबर कंटेंट, दैट फर्स्ट हो गया ये। और लास्ट में हमारे पास है लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस, जिसमें हम लोग रिलेटिवली लेबर का यूज कम और कैपिटल का यूज ज्यादा कर रहे हैं। सो इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल प्रोपोर्शनेटली मोर देन लेबर। तो ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया 3, दैट इज 3 तो ऑलरेडी है, दैट इज 2, 3 2 1 4, 3 2 1 4। बस एक बार ये जो कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स यहाँ कुछ ज्यादा नहीं है, बस वो जो रेशियोज है ना वो है, लेबर टू कैपिटल पूछ रहा है, कैपिटल लेबर पूछ रहा है, ये देख लो। ठीक, स्लो और मोर जो भी होगा, चाहे स्लोअर होगा या फिर विद मोर होगा, तो एक बार ये देख लीजिएगा कि वो रेशियो क्या कह रहा है। ठीक, चलिए तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही बातें हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी सेम चीज पूछा है। हाँ जी, लिस्ट 1 लिस्ट 2, लियोनटिफ मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसलिए रखो क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है और डायरेक्ट ही बहुत सालों से बनता आ रहा है। देखो, लियोनटिफ पैराडॉक्स इनपुट आउटपुट मॉडल बहुत पुराना मॉडल है। टिनबर्जेंट शैडो प्राइस, चेंज कंजप्शन फंक्शन, और बार्टेंट प्राइस कंपटीशन, बार्टेंट का मॉडल, इससे पहले कुर्नो का मॉडल, इसके बाद एजवर्थ का मॉडल, चैम्बरलिन का मॉडल। ठीक है, ओलिगोपोली के मेन, ड्यूपोली ओलिगोपोली के मेन आपके पिलर माने जाते हैं ये थ्योरीज। चलिए अच्छे से इनको भी कवर कर लीजिएगा सबको। तो हमारे पास राइट आंसर आ गया, फर्स्ट का 4 है, एक ही में आपका आंसर निकल गया। ठीक, सेकंड। अब इनके पीछे भी थोड़ा सा डिटेल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ईयर याद रख लीजिएगा, इनपुट आउटपुट मॉडल। अब इसका एक 1930s का टाइम है, और इनपुट आउटपुट मॉडल कई बुक्स में हमें 1950s का भी टाइम मिलता है। ठीक, और उसके बाद लियोनटिफ को इसमें नोबेल प्राइज भी मिला 1973 में। शैडो प्राइस टिनवर्जन के अलावा और भी नेम है इसमें इकोनॉमिस्ट के। शैडो प्राइस होता है इमेजिनरी प्राइस। ठीक है, मार्केट में हम लोग एक इमेजिनेशन करते हैं ना, इस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी 100, तो वो शैडो प्राइस है। ठीक, अब उसकी एक्चुअल वैल्यू है 80।
ठीक, तो हमारा शेडो प्राइस ज्यादा हो गया। ठीक है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग उसको एक प्रोडिक्ट कर रहे हैं जो इमेजिनरी है और जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वो आपका एक अनुमान है। चलिए, नेक्स्ट, कंजप्शन फंक्शन सिर्फ इसलिए ये ऐड किया है कि कंजप्शन फंक्शन केंज ने दिया है। दो चीजें, शॉर्ट रन भी और लॉन्ग रन भी, दोनों ही कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, तो इसलिए यूज किया है। तो जब भी हम लोग शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन करेंगे तो बेसिकली हम लोग उसका कई बार यहाँ पे ए भी लिखा होता है, ठीक है, सी बार प्लस बी वाई, ये भी, और कई बार यहाँ ए प्लस बी वाई भी हो जाता है। ये ए या सी बार वो है ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक, ऑटोनोमस कंजप्शन शॉर्ट रन में ही आता है, तो इसलिए ये जो हम कर्व बनाते हैं ना, ये ठीक, इनकम लाइन तो जीरो से शुरू हो रही है, कंजप्शन कर्व हम थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन इसमें ऐड होता है। ठीक, नेक्स्ट, जब हम लोग और शॉर्ट रन में हमेशा एक अजम्पशन ये याद रखना, एपीसी इज मोर देन एमपीसी। ठीक, ये बात भी याद रखना, ए जो है हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है और वो शॉर्ट रन में आया। जैसे ही हम लॉन्ग रन में मूव करेंगे तो ये एपीसी और एमपीसी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, और जो आप कॉन्सेप्ट कह रहे हो ना, ये ऑटोनोमस कंजप्शन यहाँ से हट गया, सिर्फ बी एमपीसी और इनकम रह गया बस। ठीक, वो जो ऑटोनोमस कंजप्शन था वो हट गया। ठीक, तो ये हमारे पास ओरिजिन जो आपका लॉन्ग रन कंजप्शन हो गया, सी इज इक्वल टू बी वाई, और ये जो है ये हमारा शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन है, जो हमें ये शो कर रहा है, दैट इज ये शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन, और जीरो से शुरू हो रहा है हमारा लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन, क्योंकि उसमें हमने क्या हटा दिया है, लीनियर एंड प्रोपोर्शन है, उसमें हमने क्या हटा दिया, ऑटोनोमस कंजप्शन हटा दिया। चलिए, बार्टेन का प्राइस यही है, ये एक मेन जो इनका फैक्टर है वो प्राइस है। अदर फर्म्स कीप देयर प्राइस कांस्टेंट, और अगर हम कुर्नो की बात करेंगे तो कुर्नो प्राइस अपने कांस्टेंट रखता है, और दैट इज कुर्नो आउटपुट अपना कांस्टेंट रखता है। चलिए नेक्स्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, Q इज इक्वल टू एल के अपॉन एल प्लस के इज, होमोजेनिटी डिग्री कौन सी है, डिग्री 1 है, 0 है, 2 है या 1/2 है। इस टाइप पे जो भी क्वेश्चन आएगा सोल्यूशन आपका इजी रहेगा। एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। Q इज इक्वल टू एल के अपॉन एल प्लस के। अब जी, आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई भी एक पैरामीटर यूज करिए, जैसे हम लोग कॉप डॉलर्स में करते हैं ना, अल्फा लेबर के लिए, बीटा कैपिटल के लिए। ठीक, चाहे आप ABCD भी यूज कर लीजिए तब भी चल जाएगा, कुछ नहीं करना, हमें उस वेरिएबल से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए, हम लोग सपोज मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, अल्फा को मल्टीप्लाई किया एल से, फिर उसके बाद कैपिटल को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अल्फा से, अपॉन यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा एल, ठीक है, नेक्स्ट में प्लस कर देना है अल्फा के। आई होप कि यहाँ तक बात समझ आ रही हो। कुछ नहीं किया हमने, सबको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, अल्फा 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 से, मल्टीप्लाई ईच वेरिएबल बाय कांस्टेंट वेरिएबल जो हमने अल्फा चूज किया है। नेक्स्ट आगे देखो क्या है, अल्फा और अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हो गया हमारा लेबर एंड कैपिटल अपॉन अल्फा और अल्फा दोनों कॉमन है, प्लस करना है यहाँ पे तो दोनों ही कॉमन है, एक को लो बाहर, अल्फा हो गया कॉमन। नेक्स्ट उसके बाद लेबर प्लस कैपिटल, लेबर प्लस कैपिटल, ठीक, ये दोनों हो गया। अब हमें और चेक करना है, अल्फा इधर भी है और अल्फा स्क्वायर भी है, तो अल्फा स्क्वायर को हम लोग यहीं अल्फा से कट कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचा क्या, अल्फा, ऊपर हमारे पास बचा दैट इज एल के, और नीचे हमारे पास बचा एल प्लस के। तो कहने की बात ये है, अल्फा सिंगल है तो इसकी वैल्यू हम लोग लगा देते हैं पावर 1, तो इसीलिए जो होमोजेनिटी पावर है 1, दैट मीन्स होमोजेनियस डिग्री 1। ठीक है, होमोजेनियस डिग्री 1। अब ये कॉन्सेप्ट होमोजेनियस डिग्री 1 जो है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन अगर आपको इस फॉर्म में आता, एल अपॉन एल प्लस के, ठीक है, तब भी आप लोग इसी में सेम वेरिएबल आप लोग यूज करो और मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे चेक करो होमोजेनिटी 0 आती है या फिर 1 आती है, 2 आती है, कितनी, वही बन जाएगी होमोजेनिटी डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फा है, और अगर अल्फा पावर 2 होता तो होमोजेनिटी डिग्री 2 हो जाती, अगर 4 होता तो 4 हो जाती। ठीक, तो आप सिर्फ ये पावर चेक करके होमोजेनिटी डिग्री चेक कर सकते हो। क्वेश्चन आपको चाहे किसी भी फॉर्म में आए, चाहे एल के अपॉन एल प्लस 1 जो भी पूछा था, एल प्लस के ये आए, चाहे आपको एल प्लस के या एल के ये आए, अब ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार यूज करना, तो आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए
चलिए, तो होमोजेनिटी डिग्री हमें यही बताता है कि जिस रेट से हमारा इनपुट बढ़ रहा है उसी रेट से हमारा आउटपुट भी बढ़ रहा है। ठीक, चलिए, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स थे 12। अब हम नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अदर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, मैक्रो के साथ साथ और भी जो कॉन्सेप्ट है उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।